हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। आज स्वागत है आप सभी का शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर से आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा, कबरपुरा हाई स्कूल से। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठा रहे होंगे। और ये इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही है कि जो दूर दराज के जो बच्चे हैं, जिन स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर उपलब्ध नहीं है, या किसी एक विषय के टीचर है बाकी विषय के टीचर नहीं है, तो उन बच्चों को स्कूल से जोड़ना और उनका जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो, वो भी समान रूप से बाकी स्कूल में जैसे पढ़ाई हो सभी वो लोग भी उस शिक्षा का भरपूर फायदा उठा सके। उसी उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया है। और इस क्रम में ट्वेल्थ का मैं फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोगों ने पिछले क्लास में कुलम्स लॉ, कुलम्स फोर्स के बारे में हम लोग जाने थे। कुलम फोर्स के बारे में हम लोग जाना था। ठीक है, कुलम्स लॉ या कुलम्स फोर्स। कुलम्स फोर्स किसे कहते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट फटाफट हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि दो आवेशों के बीच या आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले फोर्स को कुलम्ब फोर्स या स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पर अगर दो आवेश हो, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश हो गया यहाँ पे Q2, और इस प्रकार से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर R हो, तो दोनों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने एसआई सिस्टम में इस समानुपाती चिन्ह को हटा करके हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने फिर ये भी देखा था कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला का उपयोग किसी भी माध्यम के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि वो माध्यम हवा हो, निर्वात हो, जल हो, कांच हो, किसी भी तरह का माध्यम हो, किसी भी तरह के माध्यम के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। बट अगर स्पेशली एयर हो या वैक्यूम हो, हवा या निर्वात हो, तो स्पेशली एयर के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के का जो वैल्यू होगा एयर के लिए, के का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में अपनी पढ़ाई कर चुके थे, और इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में हम लोग जो है अपने अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताया था। तो उसी को हम लोग अभी इसी के डिस्कशन से हमारा ये क्लास अभी शुरू होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन के बारे में बताए थे कि इसको हम लोग माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कही जाती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहेंगे। तो ये किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को मेजर करता है। विद्युतशीलता के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि विद्युतशीलता का मतलब हो गया कि जो भी हमारा माध्यम है वो विद्युत के प्रति या आवेश के प्रति कितना सेंसिटिव है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग माध्यम की विद्युतशीलता कहेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर डिफिनीशन की बाई डिफिनीशन के हिसाब से अगर इसको देखें, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुजरने देने की उसकी जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस योग्यता को उसकी विद्युतशीलता कहते हैं। कि वो माध्यम जो है अपने से होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कितना गुजरने देने की योग्यता रखता है। जितना ज्यादा वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस माध्यम से गुजरेगी, उसकी विद्युतशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। और विद्युतशीलता अधिक होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो मीडियम जो होगा मोर कंडक्टिंग होता जाएगा, यानी मोर
उसकी विद्युतशीलता की वैल्यू जितनी अधिक होगी वो मीडियम उतना ही ज्यादा कंडक्टिंग होगा, और विद्युतशीलता की वैल्यू जितनी ही कम होगी वो मीडियम जो होगा उतना ही लेस कंडक्टिंग होगा या इंसुलेटिंग होता जाएगा। तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और हर माध्यम की विद्युतशीलता का मान अलग अलग होता है। अब इसमें से सबसे कम जो विद्युतशीलता होती है वो वायु की विद्युतशीलता होती है, और इस तरह से वायु की विद्युतशीलता को जो है हम लोग एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर इसको एप्सिलॉन नट हम लिखते हैं, वायु या निर्वात। वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता होगी उसको हम लोग एप्सिलॉन नट लिखेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम लोग एप्सिलॉन नट से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू जो होती है वो सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग कैसे डिफाइन, उसको कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग इस एप्सिलॉन नट का वैल्यू, इसकी वैल्यू और फिर इसका जो मात्रक है, बीमा है, उस सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो वी हैव, अब यहाँ से हम लोग फिर से फॉर्मूला ले लेते हैं कूलम्ब्स लॉ का। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नट का मान निकालना चाहें तो ये F के जगह पर F को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो 1/4 पाई F और फिर ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर एप्सिलॉन नट का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम यहाँ पर एप्सिलॉन नट का मात्रक और उसकी बीमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एप्सिलॉन नट का मात्रक और बीमा हमारा कैसे निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नट के लिए फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, और यहाँ पर सॉरी एक सेकंड, एप्सिलॉन नट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम इसका SI यूनिट लिखें, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नट, तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें ऊपर में एक क्वांटिटी है आवेश Q1 और Q2, तो दो आवेश है, तो आवेश का SI मात्रक हम लोग पढ़े हैं कुलम, और दो आवेश है तो कुलम इंटू कुलम बट्टे, नीचे में 4 पाई कांस्टेंट है, तो फोर्स बच गया। फोर्स का मात्रक यूनिट जो होता है वो कुलम्ब, और दूसरा हो गया आर यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो होता है मीटर, और इसका स्क्वायर है तो इस पर मीटर लगा देंगे, मीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुलम्ब स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, और ये पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एप्सिलॉन नट यानी वायु की विद्युतशीलता हो, निर्वात की विद्युतशीलता या किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता हो, तो विद्युतशीलता का ये हमारा यूनिट हो गया। अब आइए चलते हैं इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नट, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नट, तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन लिखने का तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में चार्ज है, अब दो चार्ज है, तो एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, फिर नीचे में फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स आ गया, फिर उसके बाद R है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका हम डायमेंशन रखते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन हम लोग पढ़े थे अब पिछले क्लासों में कि चार्ज का डायमेंशन जो होता है वो A इंटू टी। अब चूंकि दो चार्ज है तो दो बार हम डायमेंशन लिखेंगे, तो एक बार AT फिर दूसरी बार AT। लेकिन अब चूंकि आप कहेंगे सर इसमें 1 2 लगा हुआ तो इसमें 1 2 भी लगा देंगे, तो नहीं, ये चार्ज दो अलग अलग है लेकिन क्वांटिटी तो एक ही है, आवेश तो एक ही है, तो इसलिए डायमेंशन हमारा वही रहेगा। ठीक है, उसमें 1 2 हम नहीं लगाएंगे। नीचे हो गया फोर्स, फोर्स का डायमेंशन, बल का डायमेंशन MLT-2, और फिर R जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होता है, और लेंथ का डायमेंशन L, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन नट का डायमेंशन अगर हम यहाँ पर देखें तो एप्सिलॉन नट बराबर, तो ऊपर में AT है तो A2 और T2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और फिर नीचे में हमारा M L जो है यहाँ पर एक L है और 2 L यहाँ पर है, तो ये हमारा मिल जाएगा, तो L3 और फिर T-2। तो इस प्रकार से अगर हम इसको फिर से डिवाइड करके लिखें तो ये हो जाएगा M-1 L-3
टी, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, यानी टी के पावर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा A2। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का यानी माध्यम की विद्युतशीलता का ये डायमेंशन हो जाएगा। तो हमने यूनिट निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है यानी एयर या वैक्यूम की जो विद्युतशीलता होती है उसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका यूनिट क्या है यहाँ पर, अभी उन्होंने पढ़ा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का पूरा हमारा मान हो गया और ये उसका यूनिट हो गया। अब चूंकि हमको क्या है कि हम क्वेश्चन में हमारे पास ये जैसे हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं उस कूलम्ब्स लॉ में हमारा जो फोर्स का मान आता है उसमें लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद से फिर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो अभी इसमें तो हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता चल गया, लेकिन क्या है कि जब भी हम क्या कैलकुलेशन करेंगे तो इसके साथ साथ एक 4 भी है और पाई भी है। पाई की वैल्यू 22/7 और फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम यहाँ पर है। तो अगर हम इसको बार बार अगर इसको लिखे बार बार कैलकुलेट करें तो फिर हमारा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और कैलकुलेशन में हमको लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले 4 पाई और फिर एप्सिलॉन नॉट का मान रख करके इसको हम कैलकुलेट कर ले तो इस पूरे कांस्टेंट की जगह पर उस वैल्यू को हम आसानी से पुट करके और हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक चीज और करेंगे कि ये जो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं एफ वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, अब ये वैल्यू रखेंगे 4 और फिर पाई से गुना करेंगे फिर 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाता है 9 इंटू 10⁻9 और ये सारे यूनिट्स इन्वर्स हो जाएंगे उसके, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू। अब जहां पर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमको मान रखना है तो वहां पर हम बेझिझक हम इस पूरे के जगह पर आसानी से 9 इंटू 10⁻9 रख लेंगे, हमको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वैल्यू आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको याद रखेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि हमने एप्सिलॉन नॉट का मान समझा, एप्सिलॉन को समझा कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है। वायु की और निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है तो उसको एक मानक मान लिया गया और उसका हमने मान भी देखा कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, उसका डायमेंशन भी निकाले, यूनिट भी निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी हम मान निकाल चुके हैं। अब जो हमने एप्सिलॉन नॉट वायु की विद्युतशीलता जो हमने लिया, वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग वायु की विद्युतशीलता ये हमने निकाला यहाँ पे वायु की विद्युतशीलता, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। अब और एक हो गया एप्सिलॉन यानी माध्यम की विद्युतशीलता, तो उसको भी लिख लेते हैं एप्सिलॉन यानी ये हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पर विद्युतशीलता लिखने का मतलब यही है कि हम उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता लिख रहे हैं, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर विद्युतशीलता लिख रहे हैं, वायु की विद्युतशीलता लिखे या माध्यम की विद्युतशीलता लिखे, इसका मतलब है कि हम वहां पर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता की ही बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब वायु की विद्युतशीलता जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। अगर इस वायु की विद्युतशीलता से किसी दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता को कंपेयर करके उससे उसकी तुलना करके लिखा जाए, क्योंकि वायु की विद्युतशीलता सबसे कम है उसको हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया। अब उस स्टैंडर्ड वैल्यू से किसी दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता को अगर हम तुलना करके लिखें तो हमको उस माध्यम की एक दूसरा मान प्राप्त होगा विद्युतशीलता का और उसको हम लोग कहेंगे सापेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता भी उसको हम कह सकते हैं। तो चूंकि हमने वायु की विद्युतशीलता या वायु की जो विद्युतशीलता है वही निर्वात की भी विद्युतशीलता है, तो निर्वात की विद्युतशीलता से उस माध्यम की हम तुलना करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग सापेक्षिक विद्युतशीलता कहेंगे और सापेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। इस सापेक्षिक विद्युतशीलता को हम
के से भी सूचित करते हैं, कैपिटल के, और इसको हम लोग कहते हैं माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, या इसका एक और नाम है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। माध्यम का परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। के को माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक हम कहते हैं। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस माध्यम की विद्युतशीलता को हम वायु की विद्युतशीलता से कंपेयर करके, तुलना करके लिखते हैं, इसलिए उसको तुलनात्मक रूप में हम लिखते हैं, इसलिए सापेक्षिक विद्युतशीलता कहेंगे या परावैद्युतांक भी कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम के का मान लिखें तो के का मान क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता में वायु की विद्युतशीलता से भाग करेंगे तब हमारा के का मान या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान निकलता है। के मतलब एप्सिलॉन आर भी हुआ, सापेक्षिक विद्युतशीलता हुई। और अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालें तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो ये चीज हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा विस्तृत इस पर हम चर्चा कर रहे हैं अलग से। तो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ऊपर में जो हो गया वो एप्सिलॉन मतलब कि माध्यम हो गया, जो भी कोई भी माध्यम हो सकता है उसकी विद्युतशीलता। नीचे हो गया निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ये फिक्स है, नीचे हमेशा वायु की विद्युतशीलता ही रहेगी क्योंकि उसी की विद्युतशीलता से तुलना करके उस माध्यम की विद्युतशीलता को हमको लिखना है। और इस प्रकार से अगर एप्सिलॉन का मान निकाले तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के हमारा यह मान आता है। अगर हम एयर के लिए देखें, फॉर एयर, अगर हमारा माध्यम एयर है तो एयर के लिए के का मान क्या हो जाएगा, तो के के लिए हम लिख सकते हैं, ऊपर में हमारा माध्यम एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, और नीचे तो बाय डिफॉल्ट एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो के का मान हो जाता है एयर या वैक्यूम के लिए हम 1 लेते हैं। तो वैक्यूम या एयर दोनों के लिए हम लोग के का मान जो होता है हमारा 1 आता है। ठीक है, अब इस के को हम लोग किसी और भी टर्म में, यानी फोर्स के टर्म में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बल के टर्म में। जैसे कूलम्ब फोर्स हमने जो निकाला था, तो उस कूलम्ब फोर्स के आधार पर भी हम के को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज करो कि अगर हम एयर में दो आवेश है, दो चार्ज है Q1 और Q2, और अगर हम उसको एयर में रखते हैं तो एयर में रखेंगे तो उसके बीच लगने वाले बल के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो आवेशों को Q1 Q2 है, r दूरी पर है और एयर में रखे हैं, तो उसके बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम उसको किसी अन्य माध्यम में रखें, कोई और दूसरा माध्यम अगर हम ले ले, कोई परावैद्युत माध्यम जैसे जल ले लिए, कांच ले लिए, पेपर ले लिए, माइका ले लिए, कुछ भी, तो दूसरा अगर कोई परावैद्युत माध्यम के लिए रखें तो दूसरा कोई भी माध्यम होगा उसको परावैद्युत माध्यम कहेंगे। तो परावैद्युत माध्यम के लिए, तो अगर कोई भी दूसरा परावैद्युत माध्यम हम लेते हैं तो उसमें हम फोर्स को लिखेंगे F, मीडियम है दूसरा कोई भी माध्यम तो उसमें हम M लगा दिए ताकि दोनों की अलग अलग हम पहचान कर सके। तो FM, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्योंकि परावैद्युत माध्यम के लिए बताए थे कि कोई भी परावैद्युत माध्यम होगा तो उसमें उसका परावैद्युतांक के आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एफ ए बटे एफ एम। तो अब ऊपर में हम लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और नीचे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो चूंकि दोनों आवेश का परिमाण सेम है, आवेशों के बीच की दूरी सेम है, बस माध्यम हम बदल रहे हैं, एक बार एयर में रखे और एक बार फिर किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला भी टर्म कट जाएगा, सिर्फ के हमारा जो होगा वो बच जाएगा, सिर्फ के बच जाएगा। तो अब अगर हम इसको फिर से लिखिए, अगर हम तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ए बटे एफ एम इज इक्वल टू, ये के ऊपर चला जाएगा और मिल जाएगा हमको ये एफ ए बटे एफ एम बटा बराबर के, यानी ये चीज हमको मिलेगा बराबर के। अब यहाँ पर के जो है, सॉरी,
नेक्स्ट थोड़ा सा आते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने निकाला यहाँ पे F इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर मिला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि के जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। चूंकि के का मान जो होता है वो वायु के लिए 1 है और वायु या निर्वात के लिए 1 है, लेकिन बाकी दूसरा कोई भी माध्यम होगा तो उसके लिए के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1। चूंकि के जो है 1 से बड़ा है तो के का मान एफ ए बटे एफ एम है, तो ये भी 1 से बड़ा हो गया क्योंकि ये तो के का ही मान है। तो डेट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ कि एफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको मिला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दो चार्ज को सेम डिस्टेंस पर अगर एयर में रखें और फिर उसको हम किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें तो उन स्थितियों में एयर में जो फोर्स होगा वो अधिक होगा माध्यम की तुलना में। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो किसी भी दूसरे माध्यम की तुलना में एयर में या वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। फिर से इसको सब दोहरा देते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो किसी भी अन्य माध्यम की तुलना में एयर में, वायु में या निर्वात में सबसे अधिक बल लगता है। ठीक है, और दूसरे माध्यम में इसके अनुपात में कम ही होगा। ठीक है, तो एक चीज ये मिला, दूसरा एक ये हमको मिला, ये वाला यहां से हम के को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ ए बटे एफ एम इज इक्वल टू के, यानी निर्वात में लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, यानी के इज इक्वल टू एफ ए बटे एफ एम। तो क्या डिफाइन करेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला, वायु में लगने वाला बल तथा दो आवेशों के बीच, उन्हीं आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहेंगे और उसको हम लोग के से डिनोट करेंगे। और यह जो के होगा, अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो के क्या है, दोनों बल का ही अनुपात है। ऊपर में वायु में लगने वाला बल है और नीचे किसी माध्यम में लगने वाला बल है, तो दोनों एक ही तरह के, दोनों एक ही राशि का अनुपात है। इसलिए परावैद्युतांक जो होगा, परावैद्युतांक को हम लोग सापेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो परावैद्युतांक जो होगा वो क्या है, विमाहीन होगा और मात्रकहीन होगा। यानी ये विमा भी नहीं होगी इसकी, विमाहीन तथा मात्रकहीन, यानी इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा, ना बीमा होगा और ना ही इसका कोई मात्रक होगा, क्योंकि दोनों एक ही राशि का, क्योंकि ये जो के जो है वो एक ही राशि का अनुपात है। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक। अब कुछ माध्यम के बारे में हम बता देते हैं, जैसे कुछ माध्यम लिखते हैं और उसके परावैद्युतांक को लिखते हैं माध्यम, और इधर हो गया परावैद्युतांक। इसको आप नोट कर सकते हैं कि उस माध्यम का परावैद्युतांक यानी के का मान क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये कुछ 2 3 4 है वो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो सकता है, क्योंकि वो आपको याद करने वाला है, तो उसको आपको याद होना चाहिए और उसको आप फटाफट आप वहां पर यूज कर सके। जैसे कि निर्वात, तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान जो होता है वो 1 होता है। वायु, अगर वायु ले लिए तो वायु के लिए इसका मान 1.0006 होता है। इसलिए वायु और निर्वात दोनों का हम एक ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद से ग्लास यानी कांच, कांच के लिए हम लोग 3 से 4 तक, 3 या 4 उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, फिर जल, जल की जो वैल्यू होती है वो के का मान 80 हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कोई भी अगर चालक है यानी धातु है, चालक या ऐसे कह सकते हैं कि मेटल धातु, ठीक है, तो उसके लिए जो होता है के का मान वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो ये कुछ माध्यम के परावैद्युतांक है जिसका मान आपको मालूम होना चाहिए। निर्वात वायु के लिए 1, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। जल का भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जल का परावैद्युतांक कितना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
धातु के लिए, चालक के लिए भी अनंत होता है। तो ये सब चीजें जो है आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए, और ये सब एग्जाम में हमेशा आते भी हैं परावैद्युतांक का मान ज्ञात करने के लिए। दूसरा ये भी आप सीखे कि परावैद्युतांक जो होता है उसका वैल्यू हमेशा एक से अधिक होता है, यानी वायु और निर्वात के लिए एक, और दूसरे किसी भी माध्यम के लिए एक से अधिक होगा। ठीक है। और ये भी आप सीखे कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो वायु निर्वात में किसी अन्य माध्यम की तुलना में सर्वाधिक होता है, अधिक बल लगता है। ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। और ताप बढ़ने से के का मान घटता है, ये भी कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि परावैद्युतांक यानी के जो है इसका मान जो है वो ताप पर भी प्रभावित होता है, ताप बढ़ने से के का मान जो होता है वो घटता है। ठीक है। तो ये परावैद्युतांक, उसकी डिफिनीशन, ये सब चीज हम लोग पढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, परावैद्युतांक के बाद कुछ और भी चीजों को हम लोग देखते हैं। अब जैसे आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, तो कूलम्ब्स लॉ को हम लोग थोड़ा सा उसके फीचर्स को समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के फीचर्स क्या है। FE फीचर्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहे या कूलम्ब्स फोर्स कह सकते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब फोर्स के फीचर्स को हम लोग समझते हैं, उसके गुणों को समझते हैं। कूलम्ब फोर्स, इसके बारे में फिर से थोड़ा सा बता दें कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को हम लोग कूलम्ब बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और इसके बारे में कूलम्ब ने नियम दिया था, इसीलिए इस बल को हम लोग कूलम्ब बल भी कह लेते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला इसका फीचर्स क्या है कि यह जो है सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग केंद्रीय बल। अब इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ कि ये जो दो आवेश हम ले रहे हैं या दो आवेशित वस्तु ले रहे हैं, तो दो आवेशित वस्तु ले रहे हैं, तो ये मान लेते हैं कि ऐसे गोल दो आवेशित वस्तु हैं, तो ये जो बल लगता है वो एक वस्तु के केंद्र से लेकर के केंद्र तक, ठीक है, केंद्र से लेकर के केंद्र तक की हम दूरी लेते हैं, और केंद्र से लेकर के केंद्र तक यह बल लगता है, इसलिए इसको हम लोग केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स हम कहते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि दो आवेश है तो हम यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री टू बाउंड्री, ऐसा सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस नहीं, जो डिस्टेंस होता है वो केंद्र से केंद्र तक होता है, और बल जो होता है वो केंद्र से केंद्र तक लगता है, इसलिए इसको हम लोग केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, इसको आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि दो तरह के बल होते हैं, वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पढ़े होंगे कि दो तरह के बल होते हैं, संरक्षी और असंरक्षी। संरक्षी बल वैसे बल को कहते हैं जिसके द्वारा पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, यानी पूरे एक चक्र में जो किया गया कार्य जो शून्य होता है, वैसे बल को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई अगर हम गेंद लें या पत्थर लें और जब यहाँ से ऊपर की तरफ उछाले हम ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो गेंद कुछ ऊंचाई तक जाएगा और फिर ऊंचाई तय करके फिर वो जमीन पर ही गिरेगा। अब यहाँ पर दो तरह का, नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंका गया तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, गति ऊपर की दिशा में है, तो विस्थापन ऊपर हो रहा है, बल नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, कार्य जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब वही वस्तु ऊपर से जा करके और फिर नीचे गिरना शुरू करेगी, तो अब विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो उस स्थिति में जो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जाने के टाइम वर्क डन निगेटिव और गिरने के टाइम वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो गया। तो पूरा एक राउंड ट्रिप में अगर हम वर्क को जोड़े तो इधर से निगेटिव और इधर से पॉजिटिव, टोटल वर्क डन जो हो गया वो 0 हो गया। तो इसमें कौन सा बल आया, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल हो गया। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स है वो भी एक प्रकार से संरक्षी बल है, इसमें भी पूरे वर्क राउंड ट्रिप में जो वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, एक संरक्षी बल है। तीसरा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या है कि यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो फोर्स होता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर ऑफ लॉ ऑफ डिस्टेंस। तो इस तरह से उस लॉ को भी यह ओबे करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। यह बल जो होता है वो आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। पहले ही बताया कि कुलम बल जो होता है यानी स्थिर वैद्युत बल जो होता है आकर्षी भी हो सकता है और प्रतिकर्षी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, यानी आवेश का प्रकृति क्या है। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, यह बल जो होता है नेक्स्ट 5 नंबर, यह बल जो होता है वो निर्वात में भी लगता है, इन वैक्यूम, निर्वात में भी। यह बल जो होता है वो निर्वात में भी लगता है, यानी वायु में भी, निर्वात में भी और किसी माध्यम पे भी ये लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यह बल जो होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम जैसे जैसे हम मतलब बदलेंगे, ठीक है, आवेश वही रहेगा, दूरी वही रहेगी, लेकिन माध्यम बदल जाएगा तो लगने वाला बल भी बदल जाएगा। तो यह बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, एक और हम कह सकते हैं कि यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है। न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो उस नियम का भी यह पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह आवेश ए किसी दूसरे आवेश बी पर अगर 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है, तो आवेश बी भी ए पर 2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ठीक है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल अगर क्रिया है तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी यह पालन करता है आवेश, ये कूलम्ब का नियम या कूलम्ब बल। ठीक है, तो ये कूलम्ब बल के कुछ फीचर्स है, उसके गुण है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कूलम्ब बल के गुण लिखने के लिए आता भी है परीक्षा में कि आप 2 नियम इसमें लिखे या 2 इसके गुण बताएं या 4 गुण बताएं, तो ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ के हम लोग लिमिटेशंस को समझते हैं। कूलम्ब कूलम्ब नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब नियम की सीमाएं क्या है। सीमाएं मतलब कि कहां तक कूलम्ब का नियम हमारा लागू होता है और कहां पर कूलम्ब का नियम हमारा फेल कर जाता है। तो इसमें फटाफट एक आध दो चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले कूलम्ब का नियम जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि कूलम्ब का नियम जो है एस्टेटिक चार्ज के लिए ही लागू होता है। एस्टेटिक मतलब कि स्थिर आवेश, ओनली जो है स्थिर आवेश के लिए, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के लिए। ठीक है, यानी सिर्फ स्थिर आवेश, अगर वो आवेश मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो फिर वहां कूलम्ब का नियम हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला चीज ये। दूसरा बिंदु आवेश, दूसरा हो गया बिंदु आवेश, यानी कूलम्ब का नियम जो है वो बिंदु आवेश के लिए ही लागू होगा या बिंदु जैसी वस्तुओं के लिए ही लागू हो सकता है। ठीक है, यानी बिंदु आवेश का मतलब कि जैसे कोई स्फेरिकल चार्ज है, अगर गोलीय चार्ज है, गोलीय वस्तु है, इस पे चार्ज दिया गया है, तो गोलीय वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी हो, गोलीय वस्तु को हम लोग बिंदु वस्तु ही मानते हैं। तो इसलिए गोलीय आवेश के लिए, गोलीय वस्तु के लिए यह लागू होगा, या कोई भी बिंदु आवेश हो उसके लिए लागू होगा। अगर कोई दूसरा सरफेस चार्ज है, जैसे मान लो कि बड़ा सा बोर्ड हो गया, इस पे अगर आवेश दिया गया, तो इस तरह के वस्तुओं के लिए जो है हम लोग कूलम्ब्स लॉ का उपयोग नहीं कर सकते। ये ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज और पॉइंट लाइक चार्ज। ठीक है, तीसरा जो है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो, यानी ये जो डिस्टेंस है वो अगर लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, आर का जो मान है वो लेस देन 10⁻, सॉरी ये से, ठीक है, आर का जो मान है वो 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम है,
तो फिर वहां पर भी कूलम्ब्स लॉ का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसके बीच की दूरी या दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर, जिसको कि हम फर्मी मीटर भी कहते हैं, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम लोग फर्मी मीटर कहते हैं, फर्मी मीटर। तो ये फर्मी मीटर को हम लोग एफएम से सूचित करते हैं। तो फर्मी मीटर का अगर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस है दो आवेशों के बीच, तो फिर वहां पर भी कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होता है। तो ये कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं है कि इन जगहों पर ही कूलम्ब्स लॉ लागू होगा, अदरवाइज कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होगा। तभी तो हमको फिर आगे दूसरे नियम की जरूरत पड़ी, और फिर हम लोगों ने गॉस के नियम का गॉस का नियम आया और गॉस के नियम का हमने उपयोग किया। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स के नियम की सीमाएं होगी। तो आगे हम थोड़ा सा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्थिर वैद्युत बल, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे फीचर्स में कि संरक्षी बल है, स्थिर वैद्युत बल जो होता है, और ये केंद्रीय बल भी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम गुरुत्वाकर्षण जो बल है और स्थिर वैद्युत बल, तो बहुत सारा जो ये जो दो बल है इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं, और बहुत सारा विषमताएं भी हैं। यानी कहीं कहीं पर ये दोनों बल लगता है कि बिल्कुल समान है, कहीं कहीं पर ये दोनों बल थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, तो उसकी समानता और विषमताओं को हम लोग देखेंगे। तो अब इसको हम आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज को समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में क्या समानता है, क्या विषमता है, और साथ ही हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ पर आधारित जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, F = 1/4πε0 के, और फिर Q1 Q2/r²। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये इस बल को इस फॉर्मूले का उपयोग करके कैसे हम लोग दो चार्जेस के बीच फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं, अलग अलग माध्यमों में दूरी कैसे निकाल सकते हैं। कई तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो भी चीज़ आपको समझ में ना, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अपने घर पर भी, मोबाइल में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट गोपालगंज का चैनल को ओपन करके वहाँ पर इसको आप चाहे तो बार बार इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई चीज़ अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, या यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं है, तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग जरूर आपके कमेंट्स को देखेंगे और जहाँ तक होगा इसमें और सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाए, तो आप इसके लिए कमेंट्स में लिखिए, हम जरूर इसका प्रयास करेंगे कि आपको इसका नोट्स भी उपलब्ध कराया जाए। ओके, थैंक यू।